हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं स्मृति तिवारी आज आपके साथ इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर जो है डिस्कस करूंगी, जो कि होगा डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिमांड क्या होता है? जैसे कि हर कोई अपने रोज की जिंदगी में ये वर्ड बहुत यूज करता है, ये डिमांड है, वो डिमांड है, वो डिमांड है। पर जो हम समझते हैं, जो वर्ड हम यूज करते हैं डिमांड, सिर्फ डिमांड का मीनिंग जो है चाहत, इच्छा ही लोग मानते हैं। उतनी छोटा वर्ड नहीं है। डिमांड का मतलब जो है उससे कई गुना ज्यादा है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो डिमांड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके की कोई इच्छा, कोई वांट्स, वो वांट्स जिसको फुलफिल करने के लिए उसके पास सोर्सेज हो। सोर्सेज मतलब मनी, और उस समय हो जिस समय उसका डिमांड उसको वो डिमांड उत्पन्न हुआ है उस समय हो। ठीक है, मतलब वो डिमांड फुलफिल करने के लिए उसके पास उसी समय सोर्सेज, उसी समय पैसे हों, तब तो वो डिमांड होती है, वरना वो डिजायर कही जाती है। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है उस डिमांड को, उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप जो है ये माना जाता है कि जो आपकी वांट है वो एक्चुअली में डिमांड ना होकर डिजायर है। और डिजायर तो ऐसी चीज है जो कभी फुलफिल नहीं होती। आज आपने ये सोचा, वो सोचा, ये सोचा। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड, quantity of a commodity that a consumer is able and willing to purchase in a given period and at a given price। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे डिमांड का मतलब है कोई ऐसी कंज्यूमर द्वारा जो है ज़रूरतें या वांट्स, किसी भी तरीके की किसी भी कमोडिटी की, कितनी भी क्वांटिटी में उसकी वो डिमांड, वो वांट्स जिसको वो पूरा करने के लिए परचेज कर सकता है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे गिवन प्राइस देने को तैयार है, तभी वो जो है डिमांड कही जाती है, तभी वो वांट्स डिमांड कही जाती है। अगर उसके पास विलिंगनेस नहीं होगा, तो विलिंगनेस नहीं होगा कि मान लीजिए गिवन पीरियड टाइम और गिवन प्राइस में वो नहीं लेने को तैयार है या नहीं विलिंग है, तो वो वांट्स डिमांड नहीं कहे जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कभी भी डिमांड उसी वांट्स को कहा जाएगा जिस वांट्स में कंज्यूमर के पास विलिंगनेस है टू पे फॉर द कमोडिटी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, चलिए देखते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी परचेज। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीके से टेबल फॉर्मेट में होता है कि जहाँ पे बताता है कि रिलेशनशिप प्राइस और कमोडिटी की क्या रिलेशन, मतलब कितने प्राइस में कमोडिटी की कितनी डिमांड है, किस प्राइस में कितनी डिमांड है, किस प्राइस पे कितनी डिमांड है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितनी हो रही है, लोग कितना खरीद रहे हैं, प्राइस घट रहा है तो कितनी हो रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। अब ये जो डिमांड शेड्यूल हम करते, जो हम टेबल बनाते हैं कमोडिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड रिलेशनशिप को लेके, उसी को हम मैप उसके ग्राफ्स में दिखाते हैं। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, जब हम ग्राफ्स में दिखाते हैं अपने टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस को, तो उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? डिमांड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, वो डिमांड जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के द्वारा हो। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी के लिए इफेक्ट होती है। मतलब क्या कारण हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी को लेके वो कम या ज्यादा हो सकता है, तो उसके रीजंस देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। अब जिस कमोडिटी के लिए डिमांड है उस कमोडिटी का प्राइस खुद पे खुद एक रीजन होता है, एक रीजन होता है
डिमांड्स के फ्लक्चुएशन में, डिमांड्स बढ़ने और घटने में। अगर मान लीजिए अगर उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ नॉर्मल गुड्स के साथ होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सेकेंड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। लोग कंज्यूमर्स की इनकम भी डिपेंड करती है कि उनकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अब नॉर्मल गुड्स आप खरीद रहे हैं, आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं या आपकी मिडिल इनकम है, फिर आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस केस में आपकी जो डिमांड है कमोडिटीज के लिए वो भी बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल तक बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, ये याद रखिएगा कि ये जो भी डिटर्मिनेंट्स है ये नॉर्मल गुड्स के लिए है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिफेंस गुड्स, इन सब के बारे में नहीं है, ठीक है। अब दूसरा होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे ये भी है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब किसी एक कमोडिटी की प्राइस, किसी एक कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है दूसरी कमोडिटी की प्राइस पे, वो दूसरी कमोडिटी जो उस कमोडिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि लोग जो है चाय पीते हैं, चाय एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स माने जाते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय का दाम जो है बढ़ गया एकाएक। अब चाय का दाम ऐसा हो गया कि कॉफी के और चाय के दाम में ज्यादा अंतर नहीं है। पहले कॉफी महंगी होती थी तो लोग चाय पीते थे, एक ये अंदाजा है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चाय पत्ती का दाम बढ़ गया, तो अब लोगों ने देखा कि चाय पत्ती के दाम में और कॉफी के दाम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो लोगों ने क्या किया कि वो ना स्विच करने लगे कि अरे नहीं, तो अभी जब चाय के दाम पे हमें कॉफी मिल रही है तो हम क्यों ना कॉफी पिए। तो लोगों ने चाय के दाम बढ़ने की वजह से कॉफी खरीदना शुरू कर दिया। या ये कह लीजिए वाइस वर्सा कि मान लीजिए लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग, मतलब मान लीजिए कोई कॉफी पीता है, तो अब कॉफी की प्राइस बढ़ गई। तो कॉफी की प्राइस बढ़ने से उसके लिए अनअफोर्डेबिलिटी हो गई, क्या वो कैसे खरीदे, उसका बजट खराब होगा। तो उसने जो है स्विच कर लिया, क्योंकि उसको चाय इन कंपैरिजन टू कॉफी सस्ती पड़ रही थी, तो उसने कॉफी छोड़ के चाय पीना शुरू कर दिया। मतलब चाय की डिमांड बढ़ गई, चाय पत्ती की डिमांड बढ़ गई। ऐसे ही होता है, ठीक है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे कि रिलेटेड गुड्स। अब मान लो कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो लोगों ने कहा यार पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है, गाड़ी लेने का क्या ही फायदा। पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने गाड़ी खरीदना कम कर दिया। हाँ, कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो कार लेते नहीं है कि छोड़ो, ठीक है। या ये कह लीजिए कि जब कार महंगी हो जाती है तो लोग कहते हैं छोड़ो यार क्या ही करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। समय के साथ साथ लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी बदलता है कस्टमर्स का। आज जो कस्टमर्स जो कमोडिटी खरीद रहा है जिससे वो बहुत संतुष्ट है, हमेशा एक ही कमोडिटी पे तो नहीं रह सकता ना, समय बदलता है, चेंजेस आते रहते हैं टेस्ट में, उनकी प्रेफरेंसेस में, फैशंस में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, मतलब पुराने ज़माने की हो जाएंगी, आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों में भी ये भी एक तरीके का रीज़न बन जाता है डिमांड के बढ़ने और घटने में किसी भी कमोडिटी के लिए। अब भाई आज जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं कमोडिटी ट्रेंड में है, तो आज उसके लिए डिमांड है। कल को जब ये कमोडिटी ऑब्सोलीट हो जाएगी या आउट ऑफ फैशन हो जाएगी तो क्या उसके लिए डिमांड वैसी ही रहेगी? कभी नहीं। लोगों का टेस्ट बदलता रहता है, लोग नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, सब एक जैसा नहीं होता ना, इसीलिए। अब फिफ्थ पॉइंट होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसा होता है ना मार्केट में, एक रूमर टाइप ही कह लीजिए, अफवाह, या एक तरीके से कैसे असम्पशंस लगाए जाते हैं कि आज किसी चीज़ का या किसी कमोडिटी का प्राइस इतना है, आगे आने वाले समय में इसका प्राइस ड्रास्टिकली बहुत बढ़ने वाला है। तो लोग इस असम्पशंस में क्या करते हैं कि वैसी कमोडिटी जिसका उनको यूज अभी के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी खरीद लेते हैं, उसमें उसकी डिमांड इसलिए बढ़ जाती है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम पता नहीं खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। इन सब चीज़ों में आप ऐसे ले सकते हो, गोल्ड डायमंड्स वगैरह हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं।
ठीक है, ज़्यादातर स्नॉबिंग अपील लोग करने के लिए सब ज़्यादा देखते हैं फ्यूचर प्राइस को लेके। ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि कभी ऐसे अफवाहें उड़ी थी कि नमक का प्राइस शायद 400 या 500 रुपये किलो हो जाएगा, तो लोगों ने नमक खरीद के रखना शुरू कर दिया था, बट अफवाह थी वो। तो इस तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस देखते हुए भी लोग डिमांड बढ़ाव घटा देते हैं। अब मान लो किसी एक कमोडिटी का ऐसा अजम्पशन है कि फ्यूचर में जाके तो ये सस्ती होनी है, तो आपको डिमांड तो है, जरूरत तो है, नेसेसिटी आइटम्स की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेसेसिटी आइटम्स तो बढ़े घटे, उनके प्राइस फ्लक्चुएशन से जो है आपके डिमांड में कभी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब दाल चावल खाना थोड़ी ना कोई छोड़ देगा, भले उसकी प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका डिमांड प्राइस से रिलेटेड नहीं होता, जैसे नेसेसिटी आइटम्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को एज इट इज ही रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, कोई बदलाव नहीं आते। डिमांड ऑफ अ गुड्स फॉल विथ राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। यहां पे कह रहा है कि जो भी डिमांड है किसी भी गुड्स की, वो सिर्फ प्राइस के बढ़ने और घटने से जो है फ्लक्चुएट होगी। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस घटता है तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। ये सिर्फ प्राइस के रिलेटेड। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी सारे जो आपको फैक्टर्स मैंने बताए थे अभी पीछे, जो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, वो सारे फैक्टर्स एज इट इज ही रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंज आएगा तो कहाँ आएगा, मार्केट में, प्राइस पे। अगर आपकी किसी कमोडिटी की प्राइस घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। अब देखिए, हम जब प्राइस P1 था तो हमारी डिमांड कितनी कम थी। देखिए ग्राफिकल, जब हम जो है P1 हमारा प्राइस था, जब प्राइस यहाँ था, हाई था, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो कम है, ठीक है। फिर प्राइस घटा, ठीक है, ये देखिए P2 पे आया तो क्वांटिटी Q1 के रिलेटेड क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। फिर प्राइस और नीचे आया, तो क्वांटिटी और बढ़ गई। डिमांड कब देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे प्राइसेस घटेगा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेंजेस इन डिमांड। अब डिमांड में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं ये देखते हैं। दो तरीके के चेंजेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है, मतलब सेम डिमांड कर्व के साथ मूवमेंट। और दूसरा चेंज होता है चेंज इन डिमांड। सबसे पहला जो चेंज आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि कमोडिटी की क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है। मतलब कि हम डिमांड, उस कमोडिटी के लिए डिमांड तो है बट उसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, पर वो नेसेसिटी आइटम्स है, तो अभी नेसेसिटी आइटम्स है तो मान लो पहले तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर दिया हमने, तो थोड़ा उसका डिमांड कम कर, उसकी क्वांटिटी में डिमांड हमने कम कर दिया, पर उसकी डिमांड हमने खत्म नहीं की, ठीक है, क्योंकि हम रह ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा ये कहता है कि चेंज इन डिमांड। अब किसी तरीके का कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो अभी उसका सब्स्टिट्यूट है हमारे पास अगर, तो हम उस कमोडिटी की डिमांड को ही खत्म कर देंगे और उसकी जगह उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। उस क्वांटिटीज के उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज नहीं आता, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आता है जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जिन कमोडिटीज की सब्स्टिट्यूट्स हैं उन कमोडिटीज के प्राइस के बढ़ने और घटने से जो है डिमांड ही बदल जाती है, ठीक है। अब टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट्स है, अब टी का प्राइस बढ़ने से जो है टी की डिमांड ही लोगों ने खत्म करके कॉफी लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होता है शिफ्ट्स इन डिमांड, बोलते हैं कि आप अपनी डिमांड ही बदल देते हैं प्राइस के बढ़ने घटने से, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आता है, वो चेंज यहाँ पे तो मेंशन नहीं, तो वो चेंज कोई भी हो सकता है, प्राइस या बाकी सारे फैक्टर्स में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है।
डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के होते हैं। पहले होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि मोर डिमांड एट अ लोअर प्राइस। अगर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कैसे हो सकता है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड कैसे हो सकता है कि या तो क्वांटिटी जो है बढ़ेगी उस कमोडिटी की, या तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन डिमांड रिमेन सेम, डिमांड रहेगी। ये तो है कि डिमांड रहेगा, ठीक है। प्राइसेस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी में अंतर जाएगा उस कमोडिटी की, ठीक है। तो या तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा कि मान लीजिए प्राइसेस घट गई तो हमारी जो डिमांड है वो राइज हो जाएगी, और प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है जबकि मोर डिमांड होती है लोअर प्राइसेस, और कॉन्ट्रैक्शन होता है लेस डिमांड एट अ हायर प्राइसेस, ठीक है। अब देखते हैं चेंज इन डिमांड के बारे में। डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे जो चेंजेस है वो प्राइस कारण नहीं है, दूसरी कमोडिटीज कारण होती है, ठीक है। जैसे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। मोर डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, और डिक्रीज इन डिमांड लेस डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस फैक्टर नहीं है, यहाँ पे बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं, बाकी अदर जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो रीजंस बनते हैं चेंज होने में, ओके। कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड क्यों बढ़ती है किसी क्वांटिटी के लिए, कमोडिटी के लिए, ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम बढ़ गई, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उनके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे हो गए, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो जिससे उनकी डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा होता है इंक्रीज फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। अभी जैसे क्यों डिमांड हो जाती है कि मान लीजिए कि जिस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड था, जिस कमोडिटी को हम खरीद रहे थे, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस हमारे लिए फेवरेबल हो गया, मतलब हमको और ज़्यादा पसंद आने लगा, तो हमने उसको और खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे किसी कमोडिटी का डिमांड इस वजह से भी बढ़ता है कि उससे रिलेटेड उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ गई। इनके प्राइस में कोई अंतर नहीं आया, उस कमोडिटी के प्राइस में, खुद के प्राइस में कोई अंतर नहीं आया। अंतर आया तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के। तो मतलब मान लो कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी पीने वालों ने भी चाय पीना शुरू कर दिया। चाय की तो प्राइस में कोई अंतर नहीं आया, चाय की प्राइस तो एज इट इज है, लेकिन उनकी डिमांड इस वजह से बढ़ गई क्योंकि कॉफी की, उनका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफी, उसकी प्राइस बढ़ गई। तो जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस घटने से भी जो है इंक्रीज होती है डिमांड, ठीक है। जैसे ऐसे दिखाया जाता है कि कार की कीमत कम हो गई, अब लोगों ने कार खरीदी, तो जितने ज्यादा लोग कार खरीदेंगे उतना ज्यादा पेट्रोल कंजम्पशन होगा, तो कार खरीदने से मतलब ज्यादा लोगों, कार की प्राइस घटने की वजह से कार के कंज्यूमर्स बढ़े, जिसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो ये होता है, ठीक है। नोट, इंक्रीज इन इनकम कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ नॉर्मल गुड्स की बात होगी, वैसे जैसे इंसान की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है थोड़ा अच्छा करेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो जो उनकी जो डिमांड्स है वो नॉर्मल गुड्स के लिए तो बढ़ जाएगी, पर गिफन गुड्स हुए, मतलब गिफेंस मतलब खराब क्वालिटी के, लो क्वालिटी के गुड्स हुए, उसके लिए उनकी डिमांड्स कम हो जाती है, ठीक है। अब उनके पास परचेजिंग पावर है तो जाहिर सी बात है कि जब परचेजिंग पावर है तो वो अच्छे गुड्स खरीदेंगे, अच्छी लाइफ जीना चाहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना इंक्रीज करना चाहेंगे, तो ऐसे में उनकी नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन। अब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड जो है घटती है, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो घटती है। तो सबसे बड़ा कारण वही डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन इनकम, सॉरी। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है कि उसकी इनकम जैसी थी उस पर वो नॉर्मल गुड्स के लिए कुछ क्वांटिटी जो है खरीद रहा था, अब उसकी इनकम घट गई,
इनकम घट गई इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब वो लिमिटेड पैसे में उसको बहुत सारी चीजें लेनी है, तो उसको फिगर आउट करनी होगी कि क्या चीजें हम क्या चीज, भाई पहले तो नेसेसिटी चीजें खरीदेगा, तो ऐसे में नॉर्मल गुड्स के लिए उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर घट गई है एज कंपेयर टू अर्लियर। जैसे पहले जो क्वांटिटी में खरीदता था, अब उसकी इनकम घटने की वजह से उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट चुकी है, इस वजह से डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, अनफेवरेबल डिक्रीज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, जो गुड्स एंड कमोडिटीज हम खरीद रहे थे जिसके लिए हमारा डिमांड हुआ करता था, अब उससे हमारा मन उब चुका है, हम बोर हो चुके हैं, या अब हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस से बाहर जा चुकी है वो चीज़ें, या आउट ऑफ फैशन हो गई, अब ट्रेंड्स में नहीं है, तो उसके चलते जो है उन कमोडिटीज के लिए जो हमारा डिमांड है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस घटना। ठीक है, अभी मान लो कॉफी लोग खरीद रहे थे, ठीक है, अभी तक, अब इससे पहले मैंने तुमको बताया था कि प्राइस जो है, टी की तो प्राइस नहीं चेंज हुई थी, कॉफी के बढ़ने की वजह से लोग टी खरीदने आ गए थे। ठीक है, इसलिए टी की इंक्रीज। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं उस कमोडिटी के प्राइस में तो कोई अंतर नहीं आया है, पर उस कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस घट गई। अब जब हमको उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो कम दाम में मिल रहा है, तो हम क्यों ज्यादा पैसा दे के जो है कोई चीज सामान खरीदे। तो ऐसे में जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है घट जाता है तो लोग अपने आप को सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ स्विच कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट की प्राइस घटने से, जैसे मान लीजिए कि टी और कॉफी है, लोग कॉफी पीने वाले थे, कॉफी की प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कॉफी की प्राइस एज इट इज है, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ टी ने जो है अपनी प्राइस घटा दी। तो अब जब टी और कॉफी दोनों एक ही काम करती है रिफ्रेशिंग करने के लिए, तो लोगों ने क्या किया कि कॉफी छोड़ के टी खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा काम तो दोनों एक ही करती है, चाहे चाय पियो चाहे कॉफी पियो, काम तो होता है कि भाई नींद खोलना। तो इसमें क्या हो गया, लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया कि भाई अगर हमको सस्ते में कोई चीज़ मिल रहा है, हमको कुछ पैसे हमारे बच रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए जाए, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। ऐसा देखो, ऐसा बहुत सारा होता है, जैसे टूथपेस्ट के साथ होता है, ऑलमोस्ट हर टूथपेस्ट का क्या काम है, दांत साफ करना। तो अब जैसे कि बाकी टूथपेस्ट का तो दाम नहीं घटा, हर किसी का अपना अपना डिमांड था, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोलगेट ने अपना प्राइस घटा दिया मानिए, तो अब जो है जो बाकी खरीदने वाले थे, क्लोजअप, पेप्सोडेंट और जो है पतंजलि, ये सब वाले थे, इन्होंने देखा कि भाई कोलगेट तो यही चीज सस्ते में दे रहा है, तो लोगों ने वहां से स्विच करके कोलगेट खरीदना शुरू कर दिया कि भाई टूथपेस्ट ही तो चाहिए, हमको कम दाम में मिल रहा है तो हम वही लेंगे। ठीक है, दूसरा होता है राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके बिना, दो गुड्स ऐसे जो एक दूसरे के बिना नहीं हो पाता। अब जैसे कार लोगे तो पेट्रोल की आपको ज़रूरत है ही है, ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो है, अब मान लीजिए कि कार की दाम बढ़ गई तो लोगों ने कार खरीदना ही छोड़ दिया। अब जब ज़्यादा लोग कार खरीदेंगे ही नहीं तो पेट्रोल की डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। ठीक है, अभी नोट कीजिए, डिक्रीज इन इनकम कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं ये मेंशन हो जाता है कि गिफन गुड्स है, गिफन गुड्स मतलब लो क्वालिटी का गुड्स और बाकी ऐसी कोई, तो आप वहाँ पे जो है, या लग्जूरियस गुड है जो महंगे होते हैं स्नॉब अपील्स के लिए, तो वहाँ पे आप नहीं मानेंगे, ये फिर वो एक्सेप्शंस हो जाते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के वो एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरीके के गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, सबसे पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे आप लोग जान ही रहोगे कि ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के जगह पे काम करें, मतलब ये नहीं मिला तो ये यूज कर लो। ठीक है, जैसे लोगों को क्या होता है कि कुछ खट्टा डालना है, अमचूर पाउडर डाल दे, अमचूर पाउडर नहीं मिला तो लोगों ने नींबू का यूज कर लिया, इसी तरीके से ऐसा होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर गुड्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे होते हैं जो दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। अगर किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से जो उसके का दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है,
क्योंकि उनके प्राइस में तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है, पर इनके प्राइस बढ़ने की वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो जाहिर सी बात है जहां प्राइस कम देनी होगी लोग वहीं उसी तरफ भागेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स टी एंड कॉफी को सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाता है। अब वही जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई कॉफी का दाम बढ़ा देंगे तो कॉफी पीने वाले भी चाय खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसा होता भी है, बहुत नॉर्मल सा ऐसा है कि होता है, ये एग्जाम्पल्स इसीलिए लिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो दो गुड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज डिक्रीजिंग डिमांड फॉर द अदर गुड्स। अब किसी एक गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली घट जाए, जैसे पेट्रोल और कार। ठीक है, मान लो लोगों ने कहा पेट्रोल महंगा हो गया, कार कौन नहीं खरीदेगा, तो लोगों ने कार खरीदना ही छोड़ दिया। या पता चला कार का प्राइस जो है घट गया तो लोगों ने कार खरीदना शुरू कर दिया। अब कार खरीदना शुरू कर दिया तो पेट्रोल का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। नॉर्मल गुड्स ऐसे ही होते हैं जैसे हम अक्सर लाइफ में यूज करते हैं। गुड्स विच आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विथ इनकम, मतलब इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन था। इनकम के बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती है और इनकम के घटने से उन गुड्स की डिमांड घटती है। ऐसे ही गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स व्हेन इनकम राइजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स ऑल्सो राइजेस। अब इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर मतलब खराब क्वालिटी के, गंदे, गिफिन गुड्स में आते हैं। गुड्स विच आर हैविंग नेगेटिव रिलेशन विद इनकम, इट मीन्स लेस डिमांड एट हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। ऐसे गुड्स जिनका इंफीरियर गुड्स जो है के रिलेशन जो है इनकम के साथ नेगेटिव है, मतलब अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर करने की तरफ सोचेगा। तो वो सोचेगा हम महंगे महंगे गुड्स, अच्छे गुड्स यूज करें। तो वो ऐसे में इंफीरियर क्वालिटी के, लो क्वालिटी के गुड्स जो कि सस्ते मिलते हैं उनको नहीं खरीदेगा। और उसी तरीके से जो लो क्वालिटी जो लेस इनकम ग्रुप वाले हैं वो लोग इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए तो भाई, अब जैसे तुम निरमा और सर्फ एक्सेल ही ले लो। निरमा को लोग इंफीरियर गुड्स मानते हैं और सर्फ एक्सेल जो है अच्छा मानते हैं। नॉर्मल गुड्स मान लो, नॉर्मल गुड्स में होता है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस कि मान लो जैसे कोई लेस इनकम वाले, लो इनकम ग्रुप है, तो वो भाई दोनों का काम तो सेम है कि दोनों कपड़े साफ करते हैं। तो जो लेस इनकम वाले हैं वो ये प्रेफर करेंगे भाई कपड़े ही तो साफ करने हैं, तो निरमा सस्ता मिल रहा है तो हम निरमा ले लें, क्योंकि सर्फ एक्सेल उनके अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। भाई सर्फ एक्सेल वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसे में वो निरमा लेते। अब जो अच्छे इनकम, हायर इनकम वाले हैं वो कभी निरमा यूज नहीं करेंगे, वो हमेशा सर्फ एक्सेल यूज करेंगे कि भाई सर्फ एक्सेल अच्छा होता है, बढ़िया होता है, महंगा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये होता है इंफीरियर गुड्स। ठीक है, कि यहाँ इंफीरियर गुड्स का निगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। जिनकी इनकम ज्यादा होगी उनके लिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और जिनकी इनकम कम होगी उनके लिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको। इसलिए गिफिन गुड्स क्या होते हैं? अ गिफिन गुड्स इज एन इंफीरियर गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर ऑफ एज प्राइस राइजेस वायलेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड। गिफिन गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो कि बहुत इंफीरियर क्वालिटीज के होते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्राइस बढ़ने की वजह से भी लोग उसको खरीदते हैं। मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, ये चीज नहीं होती। यहाँ पे वो ये लॉ ऑफ डिमांड को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं गिफिन गुड्स की। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको भाई आदत है गिफिन गुड्स की, तो वो प्राइस बढ़ने पे भी गिफिन गुड्स खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूँ ऐसा क्या होता है। अभी क्या है ना, गांव वगैरह में, अब तो नहीं है, पहले लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता था कि गांव वगैरह में अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं पहुंच पाते थे, तो लोग मजबूर थे खराब क्वालिटी की जो चीज़ें उनको अवेलेबल थी मार्केट में वो वही खरीदने के लिए ना बेचारे मजबूर थे। मतलब वो चॉइस नहीं रख पाते थे, क्योंकि भाई उनको चॉइस है ही नहीं। अब वो लो क्वालिटी है, वो वही जानते हैं, अब उसका प्राइस बढ़े चाहे घटे, क्योंकि वही अवेलेबल है उनके पास, तो उनको वही चीज़ खरीदनी है। ठीक है, इन द गिफिन गुड सिचुएशन चीपर क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल। अभी क्या है ना कि गिफिन गुड्स में यही होता है कि आपके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसका प्राइस बढ़े चाहे जो हो, आपको खरीदना ही खरीदना, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ये गुड
लो क्वालिटी का है, इंफीरियर क्वालिटी का है, एंड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, बट लोग मजबूर है खरीदने के लिए क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो क्या करें, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी जो है कारण हो जाती है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स द इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स, लीडिंग पीपल टू बाय मोर ऑफ द गुड इवन एज इट प्राइस राइजेस। जैसे मैंने बताया, मजबूरी में तो इंसान क्या ही करे, अब लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स की चीपर प्राइस में, तो उनको गिफिन गुड्स को ही ज्यादा प्राइस में लेना पड़ रहा है क्योंकि वही अवेलेबल है। अब काम चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आउटर एरिया में होता है, रूरल एरिया में, गांव वगैरह में ऐसा बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितने तरीके की होती है ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है क्रॉस डिमांड। डिमांड प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड होता है कि किसी एक गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से किसी दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। अब मान लो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स को हम रिलेटेड गुड्स कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिमांड्स घट जाती है, किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये वाइस वर्सा। इसी तरीके से इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड, जहाँ पे किसी एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या घटने से दूसरे गुड्स की के डिमांड पे असर पड़े, ठीक है। दूसरा होता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, जबकि डिमांड प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन इनकम इज कॉल्ड इनकम डिमांड। इनकम डिमांड होता है कि जिसका इनकम ज्यादा होगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगी। मतलब वो डिमांड जो कि इनकम पे डिपेंड करती है उसको इनकम डिमांड कहते हैं। और ऐसी कौन सी डिमांड होती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इनकम डिमांड कही जाती है। डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है देखते हैं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय फाइनल कंज्यूमर्स टू सैटिस्फाई देयर वांट्स और नीड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होता है उन कंज्यूमर्स के द्वारा जो डायरेक्टली गुड्स को यूज करते हैं, अपनी गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स यूज करते हैं ताकि अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, गेस्ट ऑफ होटल्स मेक द डिमांड फॉर फूड। जैसे होटल में गेस्ट वगैरह गए तो उन्होंने फूड की डिमांड की, तो इसको डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, ठीक है। डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड होता है कि किसी एक कमोडिटी की डिमांड की वजह से दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली आए। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट डिमांड इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। जैसे कि डायरेक्ट डिमांड की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आए उसी बोलते हैं डिराइव डिमांड। अब जैसे कि आपने होटल में गए आप, ठीक है, आप होटल में गेस्ट हैं, तो आपने फूड की डिमांड की, फूड की डिमांड के साथ आपका पानी वगैरह का भी डिमांड ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। जॉइंट डिमांड होती है, फिर होता है जॉइंट डिमांड। डिमांड मेड फॉर 2 और मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई सिंगल नीड और वांट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। अब किसी एक वांट्स को या किसी एक नीड्स को पूरा करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की जरूरत पड़े तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। अब आता है कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर अ सिंगल कमोडिटी मेड इन ऑर्डर टू यूज फॉर डिफरेंट पर्पस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड उन कमोडिटीज के लिए डिमांड होती है कि एक कमोडिटी हमने खरीद लिया, उसी एक कमोडिटी से हमारी बहुत सारी वांट्स, बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी नीड्स जो है फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। आगे बढ़ते हैं, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कितना चेंज आ सकता है किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में उसकी प्राइस के चेंज होने से। मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज ऑफ चेंजेस आ सकता है, उस परसेंटेज ऑफ चेंजेस को मेजर करने के लिए ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ईडी इज इक्वल्स टू प्राइस
आइए देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीईडी बोला जाता है, जहां पे होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब कि किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी में क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस, ये जानते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये इसका जो है फॉर्मूला है। देखिए 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, जो कि होता है ईडी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच डिमांड शोज नो रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। ये वो प्राइस इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जहां पे प्राइजेस के बढ़ने या घटने से डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है। इन अदर वर्ड्स whatever be the price, the quantity demanded remains the same। मतलब प्राइस चाहे जो भी हो, चाहे बढ़े चाहे घटे, उससे जो है जो क्वांटिटी का जो डिमांड है वो सेम ही रहता है। अब आप एग्जांपल ले लो नमक का। ठीक है, अब घर में नमक का जितना यूज होगा लोग उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, अब नमक का ना प्राइस बढ़ने से आप नमक खरीदना कम नहीं कर दोगे, या नमक के प्राइस घटने से आप ज्यादा खरीदना नहीं शुरू कर दोगे। नमक एक नेसेसिटी आइटम्स है, यहाँ पे प्राइस बढ़ने से हो या घटने से उसके डिमांड में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नमक सस्ता हो गया तो आप नमक ज्यादा खाओगे, ऐसा तो है नहीं, या नमक महंगा हो गया तो नमक खाना कम कर दो, ये नहीं हो सकता ना। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। ठीक है, अब आइए इन इलास्टिक लेस इलास्टिक डिमांड, जो कि ई इज लेस देन 1। इन दिस केस द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज स्मॉलर देन इन प्राइस। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइसेस में चेंजेस आते हैं उसके कंपैरिजन में जो क्वांटिटी चेंज आ रहा है डिमांड की, वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब मान लीजिए प्राइसेस ज्यादा बढ़ी या घटी, लेकिन उससे डिमांड में ज्यादा अंतर नहीं है। डिमांड चेंज तो होगी, बढ़ेगी घटेगी तो, लेकिन उस कंपैरिजन में कम बढ़ेगी घटेगी जिस कंपैरिजन में प्राइस के चेंजेस आ रहे हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, अब यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, जो कि E इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वी हैव अ केस ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी। यहाँ पे होता है कि जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ है, सेम उतने ही परसेंटेज चेंज से हमारी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा, तब हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कॉन्स्टेंट है, जितना प्राइस बढ़ा उतना डिमांड बढ़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब कि जितना चेंजेस प्राइस में आएगा उतना ही चेंजेस आपकी डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में आएगा। द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एज शोन इन द फिगर डेमोन्स्ट्रेट दिस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए प्राइस के बढ़ने से डिमांड चेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर इलास्टिक डिमांड, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, in case of certain commodities the demand is relatively more responsive to the change in price. It means a small change in price induces a significant change in demand. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इन डिमांड होता है, ड्रास्टिक चेंज इन कमोडिटीज ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पे कैसे हो, प्राइस थोड़ा ही बढ़ा या घटा, उस थोड़े से प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से जो कमोडिटी की क्वांटिटी इन डिमांड है वो ज्यादा बढ़ती है घटती है एज कंपेयर टू प्राइस। मान लीजिए प्राइस 2 ही रुपये बढ़ा घटा, लेकिन उससे डिमांड जो है मान लीजिए काफी केजीज बढ़ या घट गई। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल तो भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, बट बहुत सारे कमोडिटीज ऐसे हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़े से प्राइस के बढ़ने से डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो गई और थोड़े से प्राइस घटने से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे बोलते हैं। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी एग्जांपल ले सकते हैं। थोड़ा भी देखिए ना प्राइसेस कम हो जाती है सब्जी के या फल के, तो लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं, नॉर्मल है। अब आइए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है कि इज
elasticity is infinity. This is experienced when the demand is extremely sensitive to the changes in price. ऐसा तभी होता है जब डिमांड जो है प्राइस के चेंजेस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. इन दिस केस एन इनसिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस ट्रेमेंडस चेंज इन डिमांड. यहाँ पे क्या है कि प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने या बढ़ने या घटने की वजह से ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आता है, बहुत ज्यादा. तब जो है ट्रिमेंडस चेंज, तब जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जो कि E इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. द डिमांड कर्व शोइंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो ये हो गया आपका डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.